This side Dr. Himani, BNYS department from IMT University. Today we'll discuss about anemia. So everybody know what is anemia? एनीमिया में क्या होता है, हमें खून की डिफिशियंसी हो जाती है, मींस जो हमारा ब्लड अमाउंट रहता है, जितना भी टोटल अमाउंट रहता है ब्लड का, वो कम हो जाता है एवरेज अमाउंट से। तो हम एनीमिया में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं, कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्या लेवल होता है ब्लड का, अगर एनीमिया है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या लेवल होता है ब्लड का हमारी बॉडी में और किस कंडीशन पे हम उसको एनीमिया बोल सकते हैं। सो एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन, ये कह रहा है कि एनीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है आपका रिडक्शन, मीन्स जो डिक्रीज हो जाना। डिक्रीज क्या चीज़ें हो रही है आपकी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो रहा है, पीवीसी जो आपकी पैक्ड सेल वॉल्यूम्स है वो कम हो रही है। जनरली रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी अकर बिकॉज ऑफ, ये करेगी अगर देखा जाए तो ये सब जो कंटेंट है आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट और पीवीसी, ये क्यों कम हो रहा है, किस कारण कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का, जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे आरबीसी का कम है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अब यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मीन्स उनकी बर्बादी ज्यादा हो रही है, ठीक है, वो डैमेज ज्यादा हो रही है आरबीसी। फिर है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कि आपके शरीर से बहुत ज्यादा खून जो है लॉस हो रहा है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गई, कोई भी चोट लगे जिसके कारण आपका खून जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल गया है, तो उसके लिए उसमें भी आपका जो है ये से सब कम आरबीसी काउंट जो है कम हो सकता है, या हीमोग्लोबिन कंटेंट। All these incidents are caused either by the inherited disorder or environmental influences such as nutrient problems, infections and exposure to the drug or toxins. ये बोल रहे कि जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं या तो ये आपके पेरेंट्स से ही आते हैं, अगर आपके माता पिता को पहले से एनीमिया है तो ये तब हो सकता है, या फिर आपको कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मीन्स कि आपको ठीक से खाना पाना नहीं मिल रहा, ठीक है, इतना आप अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कि आप जो आपकी बॉडी जो है आरबीसी प्रोडक्शन ठीक से करे, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो ठीक से रहे, ठीक है, या फिर कोई भी कोई भी आपको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बावजूद भी आपके शरीर में वो खाना नहीं लग रहा है। फिर है आपका इन्फेक्शन, कि आपको कोई भी मतलब हर छोटे छोटे टाइम में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपके शरीर की। फिर है कोई भी ड्रग्स, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मीन्स आपको कोई भी फीवर हो गया तो आप उसके लिए कोई भी ड्रग ले रहे हो, वो ड्रग क्या है आपके एक जगह पे वो काम कर रही है, दूसरी जगह पे वो डिस्ट्रक्शन कर रही है किसी भी चीज़ का। फिर या फिर कोई भी टॉक्सिन्स, आपके शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए जो कि ये सब काम नहीं करा रही है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कराए वो, ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। एनीमिया, अब है इसका क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है ये हम देखते हैं। एनीमिया इज क्लासिफाइड बाय 2 मेथड्स, 2 तरीके से हमने यहाँ पे एनीमिया को डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज इजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। 2 पार्ट में हमने यहाँ पे एनीमिया को डिवाइड कर दिया, एक तो मॉर्फोलॉजी एंड एक इटियोलॉजी, ओके। मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ द आरबीसीज। अगर हम पहले बात करें मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशंस की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरबीसी के साइज की और आरबीसी के कलर की, कि आरबीसी का साइज जो वो कैसा है और कलर कैसा है आरबीसी का। साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पकस वॉल्यूम, एमसीवी। ये कह रहे हैं कि साइज जो है आरबीसी का वो किससे कैसे हम देखते हैं, मीन कॉर्पकस वैल्यू से देखते हैं, और कलर हम किससे डिटरमाइन करते हैं, कॉर्पकस हीमोग्लोबिन कंटेंट मीन्स एमसीएचसी, इससे हम आपका कलर डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम ये करते हैं। बाय दिस मेथड द एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये कह रहे हैं कि इस मेथड के बिहाफ पे एमसीवी एंड एमसीएचसी के बिहाफ पे हमने एनीमिया को जो है फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपका मॉर्फोलॉजिकल 2 पार्ट्स में एनीमिया डिवाइड हो गया है, मॉर्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल। पहले हम बात करते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकली, तो मॉर्फोलॉजिकली जो है मॉर्फोलॉजी में भी फर्दर वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है। कौन कौन से पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट है आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ये हम बात कर रहे हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की।
तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे जो साइज होता है मींस एमसीवी, साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, एमसीवी पे। एमसीवी क्या था आपका, मीन कॉर्पकस वॉल्यूम, ठीक है, आप ये देख सकते हो एमसीवी मींस मीन कॉर्पकस वॉल्यूम। साइज एंड कलर एमसीएचसी मीन कॉर्पकस हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है, ऑफ द आरबीसी आर नॉर्मल। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा आपका, यहाँ पे साइज और कलर जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो आरबीसी का नंबर है, जितने अमाउंट में हमें आरबीसी चाहिए वो क्या होंगी, कम होंगी, ओके, वो कम होगा उनका। फिर है आपका मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या है, आरबीसी आर लार्जर इन साइज, यहाँ पे आरबीसी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, विद नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर के साथ यहाँ पे आरबीसी का साइज बड़ा होगा। आरबीसी काउंट इज, लेकिन यहाँ पे आरबीसी का जो काउंट है वो कम होगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या है, आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा होगा, नॉर्मल कलर होगा, लेकिन जो यहाँ पे काउंट है वो भी यहाँ पे कम होगा। थर्ड है आपका मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसीज आर लार्जर इन साइज, साइज जो है इनका बड़ा होगा। एमसीएचसी मीन्स कॉर्पकस हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये क्या है आपका, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंटेंट्स जो है कम होगा। सो द सेल आर पेल, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे आपकी सेल जो है पेल होगी, येलो कलर की होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है आरबीसीज का। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी आर स्मॉलर इन साइज विद लेस कलर, यहाँ पे क्या है आरबीसी जो है छोटे साइज में होगी और कलर भी जो है उसका कम रहेगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स थे आपके मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशंस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ कोर्स और ऑरिजिन, ईटियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसका ऑरिजिन कहाँ से, क्या कारण हो सकते हैं कि आपको एनीमिया हो रहा है, और उसके क्या ऑरिजिन, कहाँ से वो डेवलप हो रहा है, ऐसा क्या कहाँ से वो डेवलप, ऐसा क्या चीज हो रही है आपके शरीर में कि आपको एनीमिया हो गया है, कहाँ से वो डेवलप हो रहा है, तो हम ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये जानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसको फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज हेमरेजिक एनीमिया, सेकेंड इज हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे हम ये 5 टाइप्स के एनीमिया पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ने 4 पार्ट्स के एनीमिया दिया था, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में 5 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेज किसी को पता है क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। हेमरेज रेफर टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ये कह रहे कि हेमरेज का मतलब क्या है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा मात्रा में खून निकल जाना, फिर चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी इंजरी है, फिर सर्जिकल के दौरान आपके कोई ऑपरेशन सर्जरी हो रही है, उस टाइम पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये हेमरेज हो सकता है, ओके। एनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नोन एज हेमरेजिक एनीमिया, ये कह रहे कि आपको एनीमिया हेमरेज की वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे हेमरेजिक एनीमिया, कि यहाँ पे खून जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पीलापन आ गया, तो उसको हम बोलेंगे हेमरेजिक एनीमिया। इट अकर बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक हेमरेजिक कंडीशंस, ये कह रहे कि ये 2 कंडीशंस में हो सकता है, एक तो आपका एक्यूट हेमरेज हो सकता है, दूसरा आपका क्रॉनिक हेमरेज हो सकता है। एक्यूट का मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि एक्यूट में क्या हो रहा है आपको 2-3 डेज या 1 वीक, क्रॉनिक में 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स, तो ये क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके। तो यहाँ पे एक्यूट हेमरेज में क्या होता है, एक्यूट हेमरेज रेफर टू सडन लॉस ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ये कह रहे हैं कि एक्यूट हेमरेज में क्या होगा, एकदम से आपका बहुत सारी मात्रा में खून निकल जाएगा, ठीक है। एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट विद इन 24 आवर्स, ये कह रहे हैं कि किस कंडीशन में आपका खून बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, एक्सीडेंट में निकल जाएगा विद इन 24 घंटे, ठीक है, आफ्टर द हेमरेज, हेमरेज के बाद, ओके। द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ ब्लड इज रिप्लेस, यहाँ पे जो प्लाज्मा पोर्शन है ब्लड का वो क्या है, रिप्लेस हो जाएगा। However, the replacement of RBC does not occur, लेकिन यहाँ पे RBC का रिप्लेसमेंट जल्दी से नहीं हो सकता क्विकली, ठीक है, क्विकली, एंड इट टेक एटलीस्ट 4 to 6 वीक
यहाँ पे क्या है, आरबीसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपको 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे ठीक होने में, ठीक है, एक्यूट हैमरेज में। डिक्रीज आरबीसी काउंट कोज हाइपोक्सिया, ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर आपका आरबीसी का काउंट कम हो गया तो क्या आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, सांस में दिक्कत, सांस की कमी हो जाना, कि आप हाफ के सांस लेने लगो, खींच के आप सांस लेने लगोगे, तो ये आपका यहाँ पे हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे ब्लड क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन में ब्लड रोल प्ले कर रहा है। अगर ब्लड लेवल, अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो उसको थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपका आरबीसी काउंट कम है तो आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। Which stimulate the bone marrow to produce more number of RBC, अगर यहाँ पे आपका डिक्रीज आरबीसी काउंट कम हो गया तो फिर ये क्या करेगा, आपके बोन मैरो, ठीक है, जो बोन मैरो क्या है, एक फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है जो आपकी बोन्स के अंदर होता है, ठीक है, वो कह रहे कि वो वहाँ पे एक मैसेज पहुँचाएगा कि आपका जो प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन आप कराइए, ठीक है। सो द कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स। फिर ये कह रहे हैं कि जब ये बोन मैरो के पास सिग्नल देगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन कराइए तो ये कंडीशन ठीक हो सकती है 4 से 6 हफ्तों में, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूट हैमरेज। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक हैमरेज की। इट रेफर टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। क्रॉनिक हैमरेज में क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग होगी, एक तो इंटरनल होगी, एक एक्सटर्नल होगी, अंदर की साइड ब्लीडिंग होगी बॉडी के और बॉडी के बाहर भी ब्लीडिंग होगी, ये है आपका क्रॉनिक हैमरेज। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इट अकर इन कंडीशन लाइक पैप्टिक अल्सर, ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे अगर आपको पैप्टिक अल्सर हो गया है, पुरपुरा हो गया है, हीमोफीलिया एंड मेनोरेजिया, ये वाली कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको ये क्रॉनिक हैमरेज हो सकता है। ड्यू टू कंटिन्यू लॉस ऑफ ब्लड, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लगातार ब्लड बहता, कंटिन्यू ब्लड आपका लॉस हो रहा है। लॉट ऑफ आयरन लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये कह रहे हैं कि अगर आपका लगातार ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके साथ साथ आपके शरीर में आयरन का जो कंटेंट है वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉनिक हैमरेज, ठीक है। फर्स्ट ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था आपका हेमरेजिक एनीमिया, तो हमने हेमरेजिक एनीमिया पढ़ लिया। हेमरेजिक एनीमिया में 2 चीज़ें करी हमने कवर, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हम बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया की। हीमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये कह रहे हैं कि हीमोलाइसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलिटिक एनीमिया। ये कह रहे हैं कि आपका एनीमिया जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलिसिस का मतलब क्या है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, मीन्स आरबीसी की बर्बादी, ओके, जो कि कंपनसेट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपकी एक किडनी खराब हो जाती है, 2 किडनी होती है ह्यूमन बींग्स में, अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी जो है वो उस टाइम पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चीज़ें कंपनसेट नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, विच इज़ नॉट कंपनसेटेड, कंपनसेट कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई कंपनसेट नहीं हो रहा है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दे, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ एनीमिया कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ये कह रहे हैं कि ये वो टाइप का एनीमिया होता है जहाँ पे आपकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी बाहर का फैक्टर हो सकता है आपका, ठीक है। हेल्दी आरबीसी आर हीमोलाइज्ड बाय फैक्टर आउटसाइड द ब्लड सेल्स सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल एंड ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि जो आपकी हेल्दी आरबीसीज होती हैं वो भी हीमोलाइज्ड हो रही हैं, क्यों हो रही है, या तो आप कोई आपकी एंटीबॉडीज ही उनको प्रॉब्लम कर रही हैं, या फिर आप कोई भी केमिकल ऐसा ले रहे हो, कोई भी ड्रग ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से क्या है, आपकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया को हमने क्या बोला है, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोला गया है।
अब इसके कारण क्या है एक्सटर्नल हीमोलिटिक एनीमिया के? लीवर फेलियर, कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया है। कोई भी आपको रीनल डिसऑर्डर हो सकता है। हाइपरस्प्लीनिज्म, हाइपरस्प्लीनिज्म का मतलब है कि स्प्लीन का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो गया, अपने साइज से बड़ा हो गया स्प्लीन, ठीक है। फिर है बर्न, आप जल सकते हो, जल गए हो तो भी आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड सेप्टिसीमिया, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। ड्रग्स, आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, जैसे कि पेनिसिलिन की एंटी मलेरियल ड्रग ले रहे हो या फिर सल्फर ड्रग्स ले रहे हो, तो ये सब कारण हैं कि आपको एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया की। इट इज द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पे हम हीमोलिटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, ठीक है। हीमोलिटिक मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इट इज द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ आरबीसी के डिफेक्ट, यहाँ पे कुछ आरबीसी जो है वो डिफेक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनहेल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अनहेल्दी मीन्स एक तो अनहेल्दी आरबीसीज के अंदर क्या हो रहा है कि वो एक्चुअल में उतने वो नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो कुछ काम कर पाए, ठीक है। विच आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर डिस्ट्रक्शन सून, ये कह रहे कि जो अनहेल्दी आरबीसीज होती है वो क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए वो रहती हैं और फिर वो क्या है, जल्दी खत्म हो जाती हैं, जल्दी मर जाती हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया इज ऑफन इनहेरिटेड एंड इट इंड्यूस सिकल सेल एनीमिया। ये बोल रहे हैं कि जो आपका इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया है ये क्या है, इनहेरिटेड मीन्स आपको माँ बाप से भी आ सकता है, और ये क्या कराएगा, एंड इट इंड्यूस, ये क्या कराता है आपको, सिकल सेल एनीमिया कराता है, थैलेसीमिया कराता है। ये सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल शेप इन सिकल सेल एनीमिया, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल शेप होती है और थैलेसीमिया में तो आरबीसी क्या होती है, बिकम मोर फ्रेजाइल एंड सस्पेक्टेबल टू फॉर हीमोलिसिस। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो आरबीसीज होती हैं वो क्या होती है, एबनॉर्मल शेप में होती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल शेप किस कंडीशन में, आपके सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो आपकी आरबीसी है और भी ज्यादा सस्पेक्टेबल मीन्स कि और भी ज्यादा घेरे में आ जाती है, शक के घेरे में आ जाती है कि उसको हम और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कराएं आरबीसीज का, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है कि अगर आपको है तो आपके ऑफस्प्रिंग को भी हो सकता है, आपके बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे जो आपकी आरबीसीज की शेप है वो सिकल टाइप हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन एसएस डिसीज और सिकल सेल डिसीज। इसका यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, क्या हम कह के बोलेंगे इसको, हीमोग्लोबिन डबल एस डिसीज बोलेंगे या फिर सिकल सेल डिसीज बोलेंगे। वैसे तो इसका फेमस नाम है आपका सिकल सेल डिसीज, ठीक है, या फिर सिकल सेल एनीमिया। इट इज कॉमन इन पीपल ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन, ये कह रहे कि कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कौन से पीपल्स में ज़्यादा होती है, तो अफ्रीकन ऑरिजिन वाले पीपल्स में ज़्यादा होती है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन एस मीन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका अल्फा चेन जो है, हमारे ब्लड में कुछ अल्फा एंड बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है आपकी अल्फा चेन तो नॉर्मल होगी और बीटा चेन जो है आपकी एबनॉर्मल होगी सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया जो है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, आपकी जो शेप है आरबीसी वो सिकल टाइप होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हीमोग्लोबिन डबल डिसीज भी बोलेंगे या फिर सिकल सेल डिसीज भी बोलेंगे, ठीक है। मेनली ये अफ्रीकन पीपल्स को होती है, जो अफ्रीकन ऑरिजिन होता है, ठीक है। इसमें जो आपकी अल्फा चैन जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो बीटा चैन होती है वो आपकी एबनॉर्मल होती है। इन चिल्ड्रन हीमोलाइज सिकल सेल एग्रीगेट्स एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, ये करेगी बच्चों में क्या है, जो आपकी हीमोलाइज सिकल सेल्स है वो क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, मीन्स यहाँ पे स्टॉप सप्लाई, ब्लड की जो सप्लाई है वो बंद हो सकती है, ठीक है।
द इन्फेक्शन इज कॉमन इन स्मॉल बोन्स, ये कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है कहाँ पे हो सकता है, स्मॉल बोन्स में हो सकता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, जो हमारे शरीर में स्मॉल बोन्स होती हैं। द इन्फेक्शन स्मॉल बोन्स इन हैंड एंड फुट रिजल्ट इन वेरिंग लेंथ इन द डिसीज, ये कह रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड है ये कहाँ पे आपके स्मॉल बोन्स में, हाथ और पैरों की जो छोटी छोटी बोन्स है उसमें हो सकती हैं, जो कि आपके जो डिजिट्स होते हैं ये उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर वो डिजिट कम हो सकती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉन एज हैंड एंड फुट सिंड्रोम, या फिर आपके हाथ या पैर जो है टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो ये बोल रहा है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हैंड एंड फुट सिंड्रोम हम बोलेंगे। जॉन्डिस ऑल्सो अकर इन दिस कंडीशन, ये कहते हैं कि इस कंडीशन में आपके बच्चों को जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस जो है वो बच्चों में होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया क्या होता है, ठीक है। थैलेसीमिया ये मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया भी आपकी जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, अगर आपके पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो आपको भी थैलेसीमिया हो सकता है। तो थैलेसीमिया इज अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये कह रहे हैं कि आपका एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा है, एबनॉर्मल है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉलीज एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया, इसको हम कॉलीज एनीमिया या फिर मेडिटेरियन एनीमिया भी बोलते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन थाईलैंड एंड सम एक्सटेंट इन मेडिटेरियन कंट्रीज़, ये कह रहे हैं कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपके थाईलैंड में और कुछ मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थैलेसीमिया को फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड करा गया, अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकेंड इज बीटा थैलेसीमिया। द बीटा थैलेसीमिया इज वेरी कॉमन अमंग दीज टू, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। तो अब हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया में फर्दर जो आपके अल्फा थैलेसीमिया थे एंड बीटा थैलेसीमिया थे। अल्फा थैलेसीमिया अकर इन फीटल लाइफ और इन्फेंसी, ये कह रहे हैं कि जो आपका अल्फा थैलेसीमिया है वो कब होता है, जब आप फीटल लाइफ में होते हो, मतलब जब माँ के गर्भ में होते हो, या फिर इन्फेंसी जब जन्म के बाद, ये आपको अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। इन दिस अल्फा चेन आर लेस, यहाँ पे क्या है आपके खून में अल्फा चेन तो कम होंगी या फिर नहीं होंगी, एब्सेंट रहेगी, अगर होंगी भी तो कैसी होंगी, एबनॉर्मल होंगी, ठीक है। ये था अभी बच्चों में। अब हम बात करते हैं अडल्ट्स की। इन अडल्ट्स बीटा चेन, अडल्ट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, बीटा चेन्स की बात कर रहे हैं। बीटा चेन्स आर इन एक्सेसिव एंड इन चिल्ड्रन गामा चेन आर इन एक्सेसिव, ये कह रहे हैं कि जो बीटा चैन है अडल्ट्स में वो बहुत ज़्यादा रहेंगी और बच्चों में जो है गामा चैन जो है वो भी एक्सेस में रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है, दिस लीड्स टू डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, जिसकी वजह से क्या है आपके ये डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी में डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और वो क्या होती है, हीमोलाइज्ड मीन्स डिस्ट्रक्शन हो सकती है आपकी आरबीसी, ठीक है। द इन्फेंट्स मे बी स्टिल बॉर्न, यहाँ पे और मे बी डाई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इस कंडीशन में क्या है, जो आपका बच्चा है या तो वो ठीक से डेवलप नहीं होगा, अगर वो ठीक से मतलब उसने नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ठीक से वो बच्चा बाहर आ गया तो उसको एकदम से डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका अल्फा थैलेसीमिया। अब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। इन बीटा थैलेसीमिया बीटा चैन आर लेस इन नंबर, बीटा थैलेसीमिया में क्या है आपकी जो बीटा चैन्स होंगी वो कम नंबर में होगी, एब्सेंट नहीं होगी तो एबनॉर्मल होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। विच आर एक्सेसिव ओ, यहाँ पे क्या है लेकिन बीटा चैन में अल्फा चैन बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। वाइस वर्सा है, अगर अल्फा चैन है तो बीटा चैन ज़्यादा होगी, बीटा चैन है तो अल्फा चैन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये है आपका थर्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ये कौन सा एनीमिया आ गया आपका ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड, ठीक है। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे आपका हीमोलिसिस एनीमिया, अभी हमने पढ़ा हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है आपका इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया एंड एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। फिर हमने इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ा, फिर ये हमारा क्या कारण हो सकते हैं वो पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया, फिर
आपका फर्दर जो इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया है उसमें हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा और थैलेसीमिया पढ़ा। फिर थैलेसीमिया को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड करा, अल्फा चेंस एंड अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आपके ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एनीमिया दैट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कह रहे हैं एनीमिया अगर आपको किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है, किसी भी खाने की वजह से हो रहा है और वो क्या कर रहा है, आपके आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, आजकल हम लोग जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है आयरन कंटेंट कम रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम रहता है। ऐसा फूड हम मतलब उसमें कोई प्रोटीन नहीं रहता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो ये जंक फूड की वजह से क्या है, एक तो हमारा फैट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में क्यूमुलेट हो जाता है, दूसरा जो हमारे असेंशियल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमें नहीं मिल पाते उन जंक फूड से, जिसकी वजह से क्या है हम एनीमिक हो सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस आर, ये कह रहे कि जो चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी के लिए, वो क्या है आपके आयरन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं लाइक सी, B12 एंड फॉलिक एसिड्स। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके आरबीसीज के लिए मीन्स एरिथ्रोपोइसिस के लिए। द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एनीमिया आज ही कह रहे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या हो सकता है, जैसे कि आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। ठीक है, पहले जो हमारे बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल्स थे वो क्या करते थे, जो जैगरी होता है, जैगरी को वो बहुत ज़्यादा खाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें आयरन होता था। अब क्वेश्चन ये है कि जैगरी, अगर हम बात करें शुगर केन की, शुगर केन से ही, गन्ने से ही आपका जैगरी गुड़ बनता है, लेकिन गन्ने के अंदर आयरन नहीं होता, तो गुड़ में आयरन कैसे आता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है कि तब हम उस गन्ने के रस को पकाते हैं, तो जिसमें हम वो पकाते हैं वो क्या होते हैं, लोहे की कढ़ाई, बहुत बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाई होती है, कुछ बहुत लंबे समय तक हम उसको पकाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो आयरन कंटेंट है वो आपके जैगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैगरी में जो है आयरन कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है जैगरी कोई खाना पसंद नहीं करता, चॉकलेट्स और चॉकलेट्स के अलावा कैंडीज, ठीक है, ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज जैगरी। ठीक है, अब है कॉजेज ऑफ, क्या कारण है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। एक तो आपका खून बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, यहाँ पे आप आयरन का कंटेंट कम कर रहे हो अपनी डाइट में, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हो, ठीक है, ऐसे कोई भी कंटेंट नहीं ले रहे हो जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टीन, आपके जो इंटेस्टीन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा आयरन का। ठीक है, आपके इंटेस्टीन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा है। इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, ये कह रहे कि यहाँ पे अगर आप कोई भी बढ़ता हुआ बच्चा है या फिर प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हम उसको पहचानेंगे कैसे कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। तो फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर ब्रिटल नेल्स, जो उसके नेल्स होंगे बहुत ज़्यादा चौड़े से होंगे, बहुत ज़्यादा पतले से होंगे, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा लाइन्स होगी। ठीक है, स्पून शेप नेल्स मीन्स कोइलोनाचिया, उसके जो नेल्स होंगे थोड़े स्पून शेप्ड होंगे, ठीक है, ऊपर से उठे हुए। ब्रिटल हेयर्स, कहीं कहीं पे बाल होंगे, कहीं कहीं पे बाल नहीं होंगे, ठीक है, ब्रिटल्स। एट्रोफी ऑफ पैपिलाई इन ट्रंक एंड डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जो पैपिलाई है आपकी वहाँ पे एट्रोफी सुकड़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खाना खाने में भी दिक्कत होगी। तो ये सारे कारण हैं आपके, ये सारे फीचर्स हैं आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। नेक्स्ट है आपका पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को हम एडिसन्स एनीमिया भी बोलते हैं। ओके, पर्नीशियस एनीमिया इज द एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। पर्नीशियस एनीमिया वो एनीमिया है जहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है आपको B12 की। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिसन एनीमिया, इसको दूसरा नाम क्या है, एडिसन एनीमिया भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यहाँ पे क्यों हो रहा है ये पर्नीशियस एनीमिया, जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा थी, ठीक है, वहाँ पे एट्रोफी वो सिकुड़ रही है, एट्रोफी हो रहा है,
क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैराइटल सेल्स, जो आपकी पैराइटल सेल्स है वहाँ पे ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया इज कॉमन इन ओल्ड एज, ये कह रहे हैं कि कौन सी एज में बहुत ज़्यादा होता है पर्नीशियस एनीमिया? बुढ़ापे में, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन मेल्स, और फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। It is associated with autoimmune disease like disorder of thyroid gland, Addison disease, etc. ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया मीन्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे। अब इसकी हम पहचानेंगे कैसे कि आपको पर्नीशियस एनीमिया ही है। तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया आर लेमन येलो कलर ऑफ स्किन, यहाँ पे आपके स्किन का कलर कैसा होगा? लेमन येलो कलर का होगा, ओके। क्यों होगा? ड्यू टू एनीमिक पेलनेस एंड माइल्ड जॉन्डिस, क्या थोड़ा सा आपको एनीमिया हो सकता है, हल्का सा जॉन्डिस हो सकता है। एंड रेड सॉर टंग, आपकी जो जीभ है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, छोटे 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 आपको वो भी दिख देंगे, पिंपल्स टाइप दिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि पैरास्थीसिया हो गया, मीन्स पैरास्थीसिया मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन, जैसे कि आपको नमनेस हो रही है, कि सुन हो गया मेरा हाथ एकदम से या पैर। टिंगलिंग, ठीक है, कि कान में कुछ बज रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। बर्निंग, कि मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा, बर्निंग सेंसेशन मीन्स पेट में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। एटैक्सिया मीन्स कि आप मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, कि अगर हम नॉर्मली चलते हैं तो मसल्स जो है हमारा एक कोऑर्डिनेशन बना के चलती हैं। एटैक्सिया में क्या है कि मसल्स कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगी, ठीक है, आपस में, तो हम थोड़ा लड़खड़ा के चल सकते हैं यहाँ पे एटैक्सिया में, कि यहाँ पे मसल्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन ये एटैक्सिया कब दिखाई देगा? जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पर्नीशियस एनीमिया।